नमस्कार साथियों, आज आपकी एक न्यूज़ आ गई थी कि व्यापम पर कि आपकी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम आ गई हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो उसकी वजह से आपके पास अब 10 दिन बचे। कितने दिन? 10 दिन। आज 9 तारीख है और आपकी 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो आपके पास 10 दिन बचे हैं। तो मैंने आपके लिए एक पेपर लेकर आए हैं। आज से आपके लिए जितने भी जेल प्रहरी में हिंदी के क्वेश्चन हुए थे, वो सभी क्वेश्चन अपन करेंगे मात्र 10 दिन में। एक दिन में हम करेंगे 100 MCQs डेली। ठीक है, 10 वीडियो में आपको 1000 क्वेश्चन करा दूंगा। जितने भी आपके 2-3 साल में जो भी एग्ज़ाम हुई थी जेल प्रहरी की, वो सब क्वेश्चन इसमें करवा दूंगा। ठीक है, तो कल से आपकी क्लास रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से टाइम पे आपकी क्लास रहेगी, मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आज मैंने आपका रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया है, तो ये वीडियो देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। आज मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन का एक वीडियो जो डाला है, वो देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कल से आपके लिए 2 घंटे की डेली क्लास रहेगी लाइव। वो हो सकती है सुबह 6 से 8 भी हो सकती है, और दिन में 12 से 2 भी हो सकती है। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन से टाइम पे आपको लाइव क्लास फ्री रहते हो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, है ना। थैंक यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं व्यापम का एक ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ हिंदी में। आज जो आपकी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम हुई थी 4 अक्टूबर 2018 को 9 बजे जो पेपर हुआ था, उसके आज अपन क्वेश्चन करेंगे। उसमें आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो आज अपन जेल प्रहरी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लेयर 3 की प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। आपको डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो मिलता है हिंदी का, वो लाइव रहता है। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 41 है। 40 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लें। आज का अपना है 41। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये जेल प्रहरी जनरल हिंदी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए वीर प्रसू, वीर प्रसव, वीर प्रसून, या एक और ऑप्शन है वीर प्रभु। बताएं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता क्या कहेंगे? बताएं इसका आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को कहेंगे वीर प्रसू। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये बताएं, ओछा का निम्न में से सही विलोम होगा? तुच्छ, नीचता, लघुता या गंभीर। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? ओछा का उल्टा। आपने लगा दिया होगा सब आंसर सही। तो मैं बताता हूँ, ओछा शब्द का विलोम शब्द होता है गंभीर। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। ओछा शब्द का विलोम क्या होता है? ओछा का होता है गंभीर। अगला क्वेश्चन बताएं, संवाद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। बताएं, संवाद का सही संधि विच्छेद समधनवाद, समधनवाद, समधनवाद या सामधनवाद। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा संवाद का? तो देखो, सामधनवाद सामवाद होता है, ये तो होगा नहीं। ये श नहीं होगा, ये स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर है तीसरा, समधनवाद। अगर कहीं भी संवाद का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स आधा म, समधनवाद, ये होता है संवाद। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार, ये बताएं श्रृंगार रस है, श्रृंगार का शुद्ध रूप कौन सा है? कौन सा सही है? श्रृंगार, ये श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। बताएं श्रृंगार का सही शुद्ध रूप बताएं। तो देखो, ये श्रृंगार होगा नहीं, ये श्रृंगार होगा नहीं, इन दोनों में से सही बताना है। तो ये होता नहीं है, तो अपन क्या लिखते हैं? श्रृंगार। ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार का सही शब्द है श्र, उसके ऊपर र, फिर गा र, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है ये इसका सही, मानवीय का शुद्ध रूप कौन सा होगा? माननीय। बताएं, माननीय ये सही है या माननीय ये सही है? माननीय ये सही है या ये सही है? तो माननीय ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा।
ये नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो माननीय का सही शब्द है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखो कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल लो लेवल के, इसलिए मैं आपको रोज एमसीक्यूज करा रहा हूँ तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चिड़ी मार का सामाजिक विग्रह कौन सा है? बेवकूफ़, चिड़िया को पालने वाला, चिड़ियों को मारने वाला या चिड़ियों को खाने वाला? चिड़ी मार, बताएं चिड़ी मार का सामाजिक विग्रह क्या होगा? तो चिड़ी मार का सामाजिक विग्रह होता है चिड़ियों को मारने वाला। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है, चिड़ी को मारने वाला, ये है चिड़ी मार। अब आपको बताना इसमें कौन सा समास है, चिड़ी मार में कौन सा समास है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चिड़ी मार का सामाजिक विग्रह है चिड़ियों को मारने वाला। मैंने आपको समास बताए थे, आप एक बार नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लेना, या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना का इसमें कौन सा समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं, अंधे को दो आँख मिलाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? योग्यता न होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना या बुद्धि नष्ट होना? बताएं अंधों को दो आँख मिलाना का सही आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अंधों को दो आँख मिलाने मुहावरे का अर्थ होता है मनोकामना पूर्ण होना। अगला क्वेश्चन बताएं आठवां, ईश्वर दत्त का सामाजिक विग्रह कौन सा है? ईश्वर दत्त का सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? एक नाम, ईश्वर द्वारा किया हुआ, ईश्वर द्वारा लिया हुआ या ईश्वर द्वारा दिया हुआ? बताएं ईश्वर दत्त का सामाजिक विग्रह क्या होगा? तो ईश्वर दत्त का सामाजिक विग्रह होता है ईश्वर द्वारा दिया हुआ। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं संशय के लिए सही संधि विच्छेद समधन सय, ये सम सही है, समधन सय, समधन सय, समधन सय या समधन सय? देखो तो संशय का होता है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा, सॉरी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। संशय का होता है सम धन शय। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं आन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आनंद, उड़ान, आन बान या आना? सबसे पहले प्रत्यय किसे कहते थे? जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। और उपसर्ग जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक सार्थक शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो आन प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? आनंद, आन बान, आना, उड़ान। आनंद शब्द से बना है उड़ान, उड़ान। तो उड़ान में आन आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। ये बताएं 11वां, ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? ओजस्वी का उल्टा बताना आपको। ओजहीन, ओजहीन, ओजाहीन या ओजहीन? बताएं इसमें से ओजस्वी का सही शब्द कौन सा है? ओजहीन, औजहीन तो हो नहीं सकता, ओजाहीन भी नहीं हो सकता, ओजहीन ये सही है या ये सही है? बताएं इन दोनों में से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ओजहीन में बड़ी की मात्रा लगती है, तो ये गलत है। ओजा भी गलत है, ओजाहीन भी गलत है, ओजहीन। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। ये बताएं शाक सब्जी खाने वाला शाकाहार, शाकी, सब्जीहार या शाकाहारी? बताएं जो शाक सब्जी खाता है उसे हम कहते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा, ये शाकाहारी। अगला क्वेश्चन बताएं दुख के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति को चुनिए। बताएं दुख का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कष्ट, कलश, वेदना या कष्ट द्वेष वेदना या कष्ट क्लेश वेदना या कष्ट क्लेश वंदना? बताएं देखो वंदना तो होगा नहीं, अब बचे ये 3, कष्ट क्लेश वंदना तो होगा नहीं, वेदना वेदना वेदना, कष्ट कष्ट कष्ट, कलश देश क्लेश। बताएं इनमें से
दुख शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा होगा? देखो, वंदना होगा नहीं, कलश होगा नहीं, द्वेष गलत है, कष्ट, क्लेश और वेदना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। दुख का पर्यायवाची होता है कष्ट, क्लेश में ये आधा का आता है, और वेदना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, इसमें क्लेश, इसमें कलश, इसमें वंदना, ठीक है, इसमें वेदना है ना, तो ये गलत हो गया। द्वेष, वेदना, कष्ट, तो कष्ट, क्लेश, वेदना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। ये बताएं, पहले पूछा था मैंने दुख का, अब पूछता हूँ दुष्ट का। दुष्ट का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? दुर्जन, अघम, नीच, दुर्जन, अधम, नीच, दुर्जन, अधम, नाच, या सुरजन, अधम, नीच। बताएं। देखो, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। दुष्ट का दुर्जम, अगन, नीच, दुर्जम, अधम, नीच, इसमें क्या है? ये अघम है, ये अधम है। दुर्जन, अधम, नाच या अधम, नीच। बताएं इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, दुर्जन, अधम और नीच। दुष्ट का सही पर्यायवाची है दुर्जन, अधम और नीच। देखो, सारे आपको एक जैसे लगेंगे, ये अघम है और ये अधम है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? अभिराम, आबिराम, अभिराम या अभिराम। बताएं। तो अभी उपसर्ग, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर एक सार्थक शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो आप भी नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो सकता है, अभी भी नहीं हो सकता। अभिराम, अभी उपसर्ग से बना है अभिराम। ऑप्शन नंबर तीसरा। सु उपसर्ग से बना सुफल, सोफल, सुफल या सफल। बताएं, सु उपसर्ग से बना सोफल तो होगा नहीं, ये एक तो कट गया। अब इन तीनों में से बताएं, सु उपसर्ग से बना है तो सु उपसर्ग से सुफल, सुफल या सफल। बताएं। तो सु उपसर्ग है सुफल। ऑप्शन नंबर दूसरा। सुफल में छोटा की मात्रा लगती है, आपको मात्रा पे भी ध्यान देना है। अब इसने सुफल पूछ लिया, सफल पूछ लिया, सोफल पूछ लिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बता 17वां। देख लो साकेत नगरी यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही हैं। कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। बताएं। देख लो साकेत नगरी यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही हैं। ये आंसर का ऑप्शन नंबर दूसरा, अतिशोक्ति अलंकार। आपसे पूछ लिया अतिशोक्ति अलंकार, तो अतिशोक्ति अलंकार जहाँ किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी यहीं, स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है? ये जो साकेत नगरी, ये कहना चाह रहा कवि कि ये जो साकेत नगरी है ना, ये स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, तो ये बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, तो इसे कहते हैं अपन अतिशोक्ति अलंकार। ये बताएं 18वां। हाट बाट कोट ओट ओटने आगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दिनी अति अति अगी हैं। आरत पुकारत समारत न कहूँ कहूँ, व्याकुल जहाँ तो तहाँ लोग चले भागी। रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस या करुण रस। बताएं इसमें कौन सा रस है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव होता है भय, मतलब डर लग रहा है। हाट बाट कोट ओट ओटने अगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दिनी अति अति आगी। आरत पुकारत समारत न कहूँ, व्याकुल जहाँ तो वहाँ लोग चले भागी। व्याकुल मतलब घबरा रही, भय। तो ये कौन सा अलंकार? भयानक रस है। यहाँ कौन सा रस है? भयानक। तो इसका स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव है भय। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर तीसरा। आपसे पूछ रहे रौद्र रस का स्थायी भाव, तो आपको बताना रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव उसका होता है जुगुस्सा या घृणा। भयानक का आपको बता दिया है भय। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है, ये मैंने आपको इन रस भी बता दिए। अगला क्वेश्चन बताएं। ये तो आपने सबने पढ़ा है। सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खाद निकारत, खिंचेत जिभहि शात, अति ही आनंद उबारत। करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस या भयानक रस। बताएं इसमें कौन सा रस है? सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खिंचत जिभहि शात, अति ही आनंद उबारत। तो इसमें है विभत्स रस, क्योंकि यहाँ घृणा उत्पन्न हो रही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है विश्वा कि तुम तीन देव में कौन नर नारायण की दो में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेह अलंकार। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर पहला संदेह अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में यहाँ बात किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं हो रहा है, तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार होगा नहीं। यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना नहीं की जा रही है, तो यह है संदेह अलंकार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला होगा। 21वां क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, निम्न में से गलत विलोम का चयन कीजिए। गलत विलोम बताना है आपको, कौन सा गलत विलोम है। पहला है प्रवेश, इसका होता है नवेश, प्रवेश का नवेश। दूसरा है मुख का होता है वाचाल। तीसरा है भूत का भविष्य। और चौथा है पुरस्कार का तिरस्कार। बताएं, पुरस्कार का तिरस्कार और प्रवेश का नवेश। बताएं इसमें कौन सा गलत है। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला गलत है, प्रवेश का नवेश नहीं होता है। मुख का वाचाल सही है, भूत का भविष्य सही है, पुरस्कार का तिरस्कार सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा। अगला क्वेश्चन है 22वां। ये बताएं आप, आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम क्या होगा? आप लिख लेना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसका आंसर बता देना। आगामी का विलोम क्या होता है? भविष्य। दूसरा है अतीत। तीसरा है विगत और चौथा है तीव्रगामी। बताएं आगामी का विलोम क्या होगा? तो आगामी का विलोम होगा है विगत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण या अक्षर। बताएं। तो आपने लगा दिया होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या अक्षर। 24वां क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? भाष ये वाला, भाष ये वाला, भाष्य ये वाला, या देखो भाष ये और भाष्य, और चौथा लिख देता हूँ डी वाला भाष। बताएं भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, भाष शब्द से। ठीक है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आज का आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है उपनिषद। बताएं छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपनिषद में? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन फिर कराए हैं मॉक टेस्ट नंबर 41 में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको डेली शाम को 6 बजे वीडियो लाइव मिल जाता है। ठीक है यार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 37 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको 36 मॉक टेस्ट करा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो लेयर 3 एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख ले। तो आज अपन करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 37, जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 35 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वारिधि वारिद, सरित सरित, शाला साला,
सागर और सागर। गलत शब्द युग्म का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा गलत है? वारिधि का वारिध, ये सही है। सरित का सरित, ये भी सही है। शाला का ये शाला, ये भी सही है। पर सागर का गागर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत आंसर है। गलत शब्द का चयन कीजिए, तो गलत शब्द है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद होगा? उत्धन लंघन, उसधन लंघन, उत्धन लंघन या उल्लंघन अन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, उल्लंघन लंघन नहीं होता है, उसधन भी नहीं होता है, उल्लंघ भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद होता है उत्धन लंघन। अगला क्वेश्चन बताएं, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, आलंबन या उद्दीपन। तो रसों को उद्दीत और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है हमारी विभाव। क्या कहलाती है? विभाव। और आपसे पूछ ले कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के 4 प्रकार होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, रस के 4 प्रकार नहीं होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। रस के प्रकार तो होते हैं 9 और 10वां होता है वात्सल्य रस, है ना। मैंने आपसे पूछा रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के होते हैं 4 अंग। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगर आपसे पूछ ले कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि संचारी भावों की संख्या है 33। ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि रस को उद्दीत और उद्दीप्त करने की सामग्री क्या कहलाती है? तो वो कहलाती हैं विभाव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? मुल्कराज, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या रणधारी सिंह दिनकर। बताएं, निम्नलिखित में से पुस्तक कामायनी के लेखक कौन हैं? तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित पुस्तक कामायनी पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, ये तो सबको याद होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या 55। बताएं, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्ण है 52। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 52 ही वर्ण आपको गिना देता हूँ। 11 तो स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 2 अयोगवा हैं, 11 और 2 13। 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क से लगा के म तक ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन है, ड और ढ। 4 अंतस्थ व्यंजन है। 4 ऊष्म व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। तो ये मिला के 52 है। 11, 12, 13, 13 और 25 35, 36, 38, गुंजन 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52। ये तो हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः 52 वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, निम्नलिखित में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, कवियित्री या कवयित्री। बताएं, इन चारों में से कौन सी सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री। कवियित्री नहीं होता है, कवित्री नहीं होता है, कवित्री नहीं होता है, कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा शब्द सही है? तो कवयित्री। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाए। और उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाए। बताएं, कौन सा सही है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताएं, 43। निम्नलिखित वाक्यों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्यों के प्रकार को चिन्हित कीजिए। चलिए अब यहाँ से चला जाए। चलिए अब यहाँ से चला जाए, इसमें कौन सा वाक्य? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाक्य। बताएं, चलिए अब यहाँ से चला जाए, इसमें कौन सा वाक्य है?
तो चलिए अब यहाँ से चला जाए इसमें भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाव। ये बताएं निम्नलिखित में से निरामिष का विलोम क्या होगा? आमिष, आमिष, निर्विद या निर्मिष? बताएं निरामिष का विलोम क्या होगा? तो निरामिष का विलोम होता है आमिष। ये वाला आमिष सही, ये वाला आमिष गलत है, निर्विद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। निरामिष का उल्टा होता है आमिष। अगला क्वेश्चन है, कम बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? समभाषी, कमभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी? बताएं जो सबसे कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाला कहलाता है मितभाषी। क्या कहलाता है? जो सबसे कम बोलता है उसे हम कहते हैं मितभाषी। कम बोलने वाले को हम कहते हैं मितभाषी। अगला क्वेश्चन है, बांझ का तत्सम शब्द क्या होता है? वंध्या, बंद, बांध या इनमें से कोई नहीं? बताए बांझ का तत्सम शब्द क्या होगा? मैंने आपको तत्सम और तद्भव पढ़ा है, एक बार आप वहाँ देख लेना। बांध का तत्सम होता है वंध्या। क्या होता है? बंध्या। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का सही विकल्प चुनिए। गलत विकल्प चुनना है, इसमें एक गलत है। ये बताएं वाजा का वाद्य, वक का वत्स, बेर का बदरी या इनमें से कोई नहीं? बताएं तत्सम और तद्भव में इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है आपको। तो वक का वत्स यह गलत है। बाजा का वाद्य होता है, ये सही है। बेर का बदरी होता है पर वक का वत्स नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कि कौन सा गलत है? तो बी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं निम्न में से किस एक समूह के सभी शब्द समानार्थी नहीं हैं? ये शब्द पद, पदवी, दर्जा, ओहदा, परिश्रम, श्रम, उद्यम, मेहनत, पात्रा, पंचांग, खत, पाती या इनमें से कोई नहीं? बताएं इन समूहों में से किसका समानार्थी सही नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पात्रा, पंचांग, खत और पाती ये समानार्थी सही नहीं है। पद का पद होता है, पदवी होता है, दर्जा होता है, ओहदा होता है, ये तो सही है। परिश्रम, श्रम, उद्यम और मेहनत ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। पात्रा, पंचांग, खत और पाती। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं कंकाल और कंगाल के अर्थ कौन कौन से? अलग अलग अर्थ बताएं। निम्नलिखित में से कंकाल और कंगाल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अस्थिर पंजर और दरिद्र, कर्कश भिखारी, अंकिचन बेईमान और दरिद्र का अंकिचन। बताएं गुण 50 का कंकाल और कंकाल का अर्थ भेद बताना है। तो एक कंकाल का होता है अस्थिर पंजर, इस कंकाल का होता है अस्थिर पंजर और एक कंगाल का होता है दरिद्र। मतलब एक कंकाल होता है ना अपना मृत शरीर, उसको कहते हैं अस्थिर पंजर। जो अपनी मांसपेशियाँ होती है उसे हम कहते हैं कंकाल, तो वो है अस्थिर पंजर। और एक कंगाल होता है वो होता है दरिद्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बताएं निम्नलिखित में से आद्यांत में संधि होगी कौन सी? आद्यांत गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो देखो मैंने आपको संधि में ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? देखो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। अब इसमें मैं आपको एक बार और फिर ट्रिक बता देता हूँ। दीर्घ स्वर संधि में क्या बताया था? दीर्घ स्वर संधि में बताया था मैंने सेम टू सेम। क्या बताया था? दिग्व्या डी, क्या बताया था? दिग्व्या DIGVYA, DIGVYA, है ना। तो अब मैं आपको बताया दिग्व्या में मैंने बताया था आपको दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में बताया था मैंने कि जहाँ सेम टू सेम मिले वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। अब यहाँ सेम टू सेम तो मिल नहीं रहा। आद्यांत आ ई ऊ, मतलब सेम टू सेम मिले, अ प्लस आ मिलकर आ बनेगा, तो सेम टू सेम मिल नहीं रहा, तो ये हो नहीं सकता। अयादि संधि में क्या बताया था? 3 अक्षर आएंगे, नयन, गयन, 3 अक्षर आ नहीं रहे, तो ये अयादि संधि नहीं है। गुण संधि में क्या बताया था? सिंगल मात्रा है नहीं, आ की मात्रा है, डबल मात्रा है। और यण में क्या बताया था मैंने? यण में बताया था कि आधे अक्षर य, व, र या कोई भी अधूरा अक्षर हो तो वहाँ होता है यण संधि। क्या होता? तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी यण संधि है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस दिन भी बताई थी और आज भी बता दी कि दीर्घ संधि में सेम टू सेम मिलेगा,
तो वहाँ दीर्घ संधि होगी। अयादि संधि में 3 अक्षर आएंगे, नयन, गयन, गायन। गुण संधि में क्या होगा, सिंगल मात्रा रहेगी। और यण संधि में य, व, र या कोई भी अधूरा अक्षर आए तो वहाँ होगा यण संधि। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न प्रश्नों के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। बताएं। आसन और आसन, इनमें से किसका अर्थ आसन होता है? सीट भोजन, वस्त्र भोजन, भोजन टिकट या आसान आराम। बताएं। 51 का कहिए क्या होगा? तो 51 का होगा हमारा भोजन और किट। इस आसन का मतलब होता है भोजन और इस आसन का मतलब होता है निकट। तो इसमें कौन सा शब्द सही है? तो आसन का मतलब होता है भोजन और इस आसन का होता है निकट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? कृपालु, उटनी, लुटेरा या मिलाप। बताएं कौन सा कृत प्रत्यय से बना है? तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी, लुटेरा। यह कृत प्रत्यय से बना है। लुटेरा शब्द किससे बना है? लुटेरा शब्द बना है कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय से क्या बना है? तो ये बना है लुटेरा। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। और जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या है 22 और हिंदी में उपसर्ग की संख्या है 13। आपसे पूछ ले कि हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13 है। और संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या है 22। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान नासिक, दंत, मूर्धन्य या तालव। बताए त वर्ग का उच्चारण स्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त, थ, द, द, न। ये कहाँ से होता है? ये होता है दंत से। कहाँ से होता है? दंत से। और मूर्धन्य से क्या होता है? बताएं। मूर्धन्य से होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। ये होता है मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न दंत। और तालव्य से होता है च, छ, ज, झ, ण, च, छ, ज, झ, ण। ठीक है। दंत से क्या होगा? त वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर बी, त, थ, द, ध, न। मूर्धन्य से होगा ट, ठ, ड, ढ, ण। तालव्य से होगा च, छ, ज, झ, न। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 554। ये बताएं। निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थ नहीं है? निर्गुण का निर्गुण, निर्जीव का सजीव, तरल का ठोस या ज्वार का भाटा। बताएं 54 का आंसर क्या होगा? तो 54 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर निर्गुण का दुर्गुण नहीं होता, ये गलत है। निर्जीव का सजीव होता है, निर्गुण का सगुण होता है, दुर्गुण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। निर्जीव का सजीव सही है, तरल का ठोस ये सही है, ज्वार का भाटा ये भी सही है। अगला क्वेश्चन ये बताएं। निम्न में से समुच्चय का विच्छेद क्या होगा? समधन उच्चय, समधन उत्तधन उच्चय, समुच्चधन उच्चय या समोधन उच्चय। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा समुच्चय, समधन उत्तधन चय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से विषधर किस समाज का उदाहरण है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या अवयवी भाव समास। बताएं विषधर किस समास का उदाहरण है? विषधर मतलब विषधर यह है बहुब्रीहि भाव समाज। बहुब्रीहि भाव समाज में क्या होता है? अन्य नाम आते हैं, भगवान के नाम आते हैं बहुब्रीहि समाज में। तत्पुरुष समाज में आता है कारक विभक्ति। अवयवी भाव समाज में आता है, अवयवी भाव समाज में प्रधान होता है, कोई भी एक पद, पहला पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समाज में उपमेय और उपमान को छोड़कर उपमेय और उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो इसमें कौन सा समाज है? विषधर में है बहुब्रीहि समाज। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द की अनेक अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही शब्द अनेक बार आए, उपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ होता है श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताएं। भ्रांतिमान, विरोधाभास, संदेह या भ्रांतिमान व संदेश।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदेह अलंकार होगा। जहाँ रंग, रूप और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन बताएं, निम्न में से अरण्य का पर्यायवाची है उपवन, वन, कतार या करतार। बताएं अरण्य के पर्यायवाची क्या हैं। तो अरण्य का पर्यायवाची है वन। क्या है अरण्य का पर्यायवाची? वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेह बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मेह बरसना मुहावरे का अर्थ होता है अमृत बरसना, आग बरसना, वर्षा होना या बादल फटना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेह बरसना का मुहावरे का अर्थ होता है वर्षा होना। क्या होना? मेह बरसने का मुहावरे का अर्थ होगा वर्षा होना। अगला क्वेश्चन है, सबको समान समझना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सबको समान समझना, अड़ंगा लगाना, अक्ल का दुश्मन होना, एक एक कोना देखना या इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो सबको समान समझना का अर्थ है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबको समान समझना ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर है इसमें से कोई नहीं। तो सबको समान समझना, इस मुहावरे का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, चोर चोर मौसेरे भाई लोकोक्ति का अर्थ है सब चोर समान होते हैं, एक पेशे वाले आपात में नाता जोड़ लेते हैं, चोरों की माताओं के स्वभाव एक से होते हैं या चोरों की रिश्तेदारी का भरोसा है। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका अर्थ क्या होगा? ये तो सबको पता है कि एक पैसे वाले आपात में नाता जोड़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय हैं कौन सी? रति हैं, रस हैं, वक्रोक्ति है या अलंकार है। सबसे पुरानी संप्रदाय कौन सी है? तो सबसे पुरानी संप्रदाय है रस। क्या है? एक मिनट। सबसे पुरानी तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पुरानी संप्रदाय है रस। क्या है? रस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनादि शब्द का समास जिसका आदि है वह, नहीं है आदि जिसका वह, जो आदि है वह या इनमें से कोई नहीं। अनादि का समास विग्रह क्या होगा? तो अनादि का समास विग्रह होता है नहीं है आदि जिसका वह, उसे कहते हैं अनादि। क्या है? नहीं है आदि जिसका वह, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिभुवन शब्द में समास होगा द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। द्विगु समास कैसे होगा? ये देखो, पहला पद संख्यावाची होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। द्वंद्व समाज में आता है बीच में डैश। अवयवी भाव समाज में क्या होता है? बताएं। अवयवी भाव समाज में होता है पहला पद प्रधान होता है। ठीक है। और एक और कौन सा समाज है ये बता देता हूँ, ये हो गया। ठीक है। तो इसमें त्रिभुवन में कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज में। इसमें पहला पद प्रधान है, ये त्रिभुवन में पहला पद संख्यावाची है। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थ शब्द आम के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब प्रचलित, सामान्य, एक फल का नाम या व्यापक, इसमें से कौन सा गलत है? 66 बताएं। तो इसमें अप्रचलित गलत है। आम के लिए कौन सा गलत है? तो आम के लिए अप्रचलित गलत है, सामान्य सही, एक फल का नाम है, व्यापक, ये तीनों सही है और ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थ शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प कौन सा कृष्ण का गलत है? काला, कौंतेय, श्याम या मधुसूदन। बताएं। कौंतेय नहीं होता है, कौंतेय। काला सही है, श्याम सही है, मधुसूदन सही है, कौंतेय गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। निम्न वाक्यों में से एक विकल्प सही है, उसका चयन कीजिए। माती सीपी में पलती है। अगला है मोती सीपी में पल्ली है, मोती सीपी में पलता है, मोती सीप में पलती हैं। बताएं इसमें क्या है? एक शब्द जो सही है उसका चयन करना है 68 में। देखो, मोती सीपी में पलती हैं ये तो गलत है, मोती सीपी में पल्ली है ये भी गलत है, मोती सीप में पलती हैं, मोती सीपी में पलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बताएं 68 शुद्ध वर्तनीय, निम्न में से शुद्ध वर्तनीय बताएं। अद्वितीय,
सूची पत्र, महीना या परीक्षा, बताएं। देखो परीक्षा में तो ये वाला परीक्षा होता है, बड़ी आता है, तो ये तो गलत है। महीने में ये वाला महीना आता है, ठीक है, ये भी गलत है। सूची पत्र में ये वाली सूची आती है। तो अद्वितीय शुद्ध वर्तनी कौन सी? ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय, ये सही है। सूची पत्र में बड़ी की मात्रा आती है, इसमें भी बड़ी की मात्रा और इसमें भी बड़ी की मात्रा, ये तीनों गलत हैं। अद्वितीय सही है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। 4 चरण वाला सममात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और इसके 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती हैं। कौन सा छंद है? मैंने आपको बताया था छंद में, अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो एक बार देख लेना। चौपाई, बसंत तिलका, हरि गीतिका या रोला। मैंने आपको बताया था चौगिरोहरि। क्या बताया था? चौगिरोहरि। क्या बताया था? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, चौगिरोहरि। चौपाई, गीतिका, रोला, हरि गीतिका। चौपाई, गीतिका, रोला और हरि गीतिका। अब चौपाई में कितनी मात्रा हैं? चौपाई में है 16 मात्रा, ये हटाओ। हरि गीतिका में 28 मात्रा और रोला में 24 मात्रा है। तो इसने पूछा 28 मात्रा किस में? तो 28 मात्रा है ऑप्शन नंबर सी, हरि गीतिका। चौगिरोहरि, चौपाई में 16 मात्रा, हरि गीतिका में 28 मात्रा, रोला में 24 मात्रा और गीतिका में पूछे तो 26 मात्रा। तो आपसे पूछा था कि 28 मात्रा किस में है? तो 28 मात्रा है हमारे हरि गीतिका में। ये आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 37 था और मैंने आपको इसमें 35 क्वेश्चन कराए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 35 में से कितने नंबर आए। और आपको डेली रोज़ शाम को 6 बजे इसका लाइव क्लास मिलती है, तो अगर आप वहाँ जाके एक बार इसको देख लेना डेली और वहाँ पे कमेंट करके बताना, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा? इससे पहले मैंने आपके गणित पेडालॉजी और हिंदी पेडालॉजी के मॉक टेस्ट भी बनाए हैं, वो भी 33 प्रैक्टिस सेट हैं। अगर किसी को नहीं मिले हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। इसमें हमारी ऑनलाइन बैचें भी चल रही हैं और एक टेस्ट पेपर चल रहा है जो 150 नंबर का है। उसमें आपको सारे मॉक टेस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट MPSI, MPTET सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। इसके लिए आप इस नंबर पर एक बार मैसेज कर देना, तो मैं आपको यहाँ से लिंक दे देंगे, तो आप एक बार वहाँ जाके एक डेमो क्लास देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लेयर 3 एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 40 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 39 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो लेयर 3 एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, वहाँ पे मैंने आपको 39 वीडियो बना चुका हूँ। आपको डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लास मिलती है हिंदी ग्रामर की। उसमें आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं और आप उसमें अच्छे कमेंट करते हैं और सभी के आंसर सही रहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन फिर कॉपी पेन लेकर बैठना है और 40वां नंबर का टेस्ट पेपर देना है। आपके कितने नंबर आए ये बताना है। और एक बात और, अभी व्यापम पे जेल प्रेरी के एग्ज़ाम भी आ गई हैं, तो उसमें आपकी हिंदी आती है 20 नंबर के, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। MPSI में 70 नंबर की हिंदी आती है, इसमें 20 नंबर की आती है। आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी करवा दूँगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, हमारा पहला क्वेश्चन है, दोपहर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, ये समास करना, बहुब्रीहि या द्विगु। बताएं दोपहर में कौन सा समास है? तो हमारा आंसर होगा दोपहर में द्विगु समास है। द्विगु समाज कैसे हैं? जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ होता है द्विगु समाज, और जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं अगर बीच में डैश हो तो वहाँ होता है द्वंद्व समाज। तत्पुरुष समाज में क्या होता है? तत्पुरुष समाज में कारक विभक्ति होती है। बहुब्रीहि समाज में क्या होता है? बहुब्रीहि समाज में भगवान के नाम आते हैं, अन्य नाम। और कर्मधारय समाज में उपमेय और उपमान के ऊपर कल्पना की जाती है। तो दोपहर ये 2 लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा समाज है? इसमें है द्विगु समाज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये बता, ये लो, पाप पुण्य में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज तो हो नहीं सकता, इसमें कारक विभक्ति नहीं है। कर्मधारय उपमेय में उपमान की कल्पना नहीं हो रही। बहुब्रीहि में भगवान के नाम नहीं आ रहे। यह है द्वंद्व समाज, इसमें है डैश। क्या आ रहा है बीच में? मैंने कहा था अगर कहीं भी डैश आ जाए ना तो वहाँ होता है द्वंद्व समास।
जहाँ दोनों पद प्रधान होते। ये बताएं नाक कौन सा शब्द है, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। बताएं ये नाक है ना, ये कौन सा शब्द है? तो आपने लगा दिया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाक है एक रूढ़ चीज, रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको तत्सम और तद्भव की एक शानदार ट्रिक बताई है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। पृथ्वी शब्द हैं, आप सब ने लगा दिया होगा सही आंसर का, आपने वो वीडियो देखा होगा। तो तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। बताएं, मैंने आपको बताया था जहाँ भी ये री शब्द आ जाए, ये वाला री, री और ये री, तो वहाँ होगा तत्सम। तो पृथ्वी है तत्सम शब्द। अगर कहीं भी श, त्र और घ आ जाए वहाँ भी होगा तत्सम। तो पृथ्वी, ये पृथ्वी में ये र लगा हुआ है तो यहाँ है तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आग कौन सा शब्द? बताएं, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। बताएं आग कौन सा शब्द है? तो आग है तद्भव। क्या है? आग है तद्भव। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। बताएं रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 3 भेद कौन कौन से? पहला है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो पुरुषवाचक, एक निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। किस? देखो, एक तो पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6। बताएं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। 4 प्रकार के विशेष। पहले सबसे पहले ये प्रश्न होता है कि विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेषण। विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है गुणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है परिमाणबोध। ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक वाचक विशेषण। ये होते हैं 4 प्रकार के विशेषण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेघ, पुष्प, नीर, अम्बु या सर। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो पानी का पर्यायवाची सर नहीं है। मेघ, पुष्प, नीर और अम्बु ये तीनों पानी के पर्यायवाची हैं, पर सर पानी का पर्यायवाची नहीं है। ये सब क्वेश्चन मैं आज आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ। इसमें से आपको 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, आज आपको पूरे 25 में से 25 लेके आना है। अगला क्वेश्चन 10वां, निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा? इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना सही। लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। बताएं इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना और स्पृहा ये तीनों हैं इच्छा के पर्यायवाची। यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां,
निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या सिंदूर। बता, अशुद्ध शब्द बताना है। तो देखो, सिंदूर सही है, वाष्प सही है, वीणा सही है। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत आंसर होगा। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 और 8। ये तो आप सबने लगा दिया होगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के। कौन से? 6 प्रकार के। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ समास किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले समास किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से कारक विभक्ति या अन्य शब्दों को छोड़कर एक अन्य समास बताता हूँ। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। ठीक है। समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अवयवी भाव समास में क्या होता है? इसमें पहला पद अवयव होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास में होता है कारक विभक्ति होती है इसमें। कर्मधारय कारक विभक्ति होती है तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास में होता है उपमेय और उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास में मैंने अभी बताया पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, मतलब बीच में अगर डैश चिन्ह होता है तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास को इसका तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे भगवान के नाम, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। ये समास के मैंने पूरे प्रकार बता दिए। अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, अनुपम, अपूर्व या अभूतपूर्व। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हम कहेंगे अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 11, 8 या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल है, लगा दिया होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, ये होते हैं 11। स्वर की संख्या होती है 11 और 2 होते हैं अयोगवा। कौन कौन से? अम और अह, इन्हें कहते हैं हम अयोगवा। तो इसने पूछा हिंदी वर्णमाला में स्वर पूछा है, तो स्वरों की संख्या होती है 11। अगर ये कुल पूछता तो 13 होती। अपन स्वर गिन रहे हैं, अयोगवा नहीं गिन रहे हैं, तो इसमें 11 आएंगे, अ से लेकर ओ तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अनुनासिक व्यंजन कैसे होते हैं? वर्ग का तीसरा, प्रथमा, पंचमा या कोई नहीं। तो अनुनासिक वर्ण होते हैं हर वर्ग का 5वां अक्षर। क, ख, ग, घ, ण। देखो, मैं अनुनासिक कहते हैं इनको। इनसे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं हो। अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, हर वर्ग का 5वां अक्षर। एक तो, और इसी से आपसे पूछ ले अगर कौन से ऐसे शब्द हैं जिससे शब्द की शुरुआत नहीं होती, तो इनसे कहीं किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। कौन कौन से 5वां अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से? एक तो ये अड़, एक ये अण्या, एक ये अण्या, 3 ये। वर्ग का 5वां अक्षर ण, न और ण और म और ये व, इन दोनों से होती हैं, पर इन तीनों से वर्ग की शुरुआत नहीं होती है। ये कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसकी कोई भी शब्द शुरू नहीं होता? एक तो ये ड, एक ये ण, एक ये, एक एणिया और ये ड। ये ऐसे शब्द हैं कोई भी शब्द इससे शुरू नहीं होता है, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। हर वर्ग का 5वां अक्षर। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है मुंह से, नाक और मुंह दोनों से या कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। ण्य बोलना, अपना ये सब बोलना, तो नाक और मुंह दोनों से इसका संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बताएं। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार हैं, नेताजी भाषण देकर चले गए, या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, सेठ जानता है। क्या जानता है? कि नौकर ईमानदार है। इसमें है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह कैसा वाक्य है? वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, सरल या कोई नहीं? बताइए ये कौन सा वाक्य है? तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5, 10, 15 या 20? बताएं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है ऑप्शन नंबर डी 25। कितनी है? 25। क से लेकर म तक। देखो क वर्ग में आता है क ख ग घ ण, च वर्ग में आता है च छ ज झ ण, ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में आता है त थ द ध न, और प वर्ग में आता है प फ ब भ म। ये होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कपिश और कपिश का अर्थ क्या होता है? बताएं। इस कपिश का और इस कपिश का अर्थ बताएं। केकड़ा और कूड़ा, बंदर और बेल, गर्मी और बंदर, या मट मेला और बंदर? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस कपिश का अर्थ होता है मट मेला और इस कपिश का अर्थ होता है बंदर। सॉरी ये गलत लिखा गया है। ये कपिश है ना, क पी और श, ये छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो इस छोटी की मात्रा कपिश का होता है मटमेला, और जो कपिश होगा बड़ी की मात्रा वाला इसका होगा बंदर। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? जो सारी पृथ्वी का राजा उसे चक्रवर्ती, चक्रवात, चौधरी या कोई नहीं? देखो चौधरी हो नहीं सकता, चक्रवात हो नहीं सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे? चक्रवर्ती। सारी पृथ्वी के राजा को हम क्या कहेंगे? सारी पृथ्वी के राजा को हम कहेंगे चक्रवर्ती। सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होती हैं? इंदौर, जबलपुर, खंडवा? बताएं। सीने एक्सप्रेस इंदौर से प्रकाशित होती है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए। और साहित्यिक गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका ये कहाँ से प्रकाशित होती है? रतलाम, जबलपुर, इंदौर? बताएं। तो देखो साहित्यिक गुंजन नामक पत्रिका भी इंदौर से प्रकाशित होती है। एक तो सीने एक्सप्रेस और एक साहित्यिक गुंजन, ये दोनों इंदौर से प्रकाशित होती हैं। नश्वर का विलोम अंत, आदि, निरंतर या चिरंतन? बताएं। नश्वर का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नश्वर का विलोम होता है चिरंतन। आज का आखिरी क्वेश्चन है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर पाग? अत्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अन्योक्ति अलंकार? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, इसमें है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने, अगर किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वो कहा जाता है अतिशोक्ति अलंकार में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके 25 में से आज कितने नंबर आए ये भी बताना है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, और अगर किसी को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है या हमारे MP टेस्ट के जो कोर्स चल रहे हैं MP टेट, MPSI मैथ्स की क्लास ज्वाइन करना है तो वो इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। आप इस नंबर पर मैसेज कर देना तो आपको जितनी भी हिंदी की क्लासें हैं उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको WhatsApp पे दे दूँगा, और इसकी PDF भी मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए थे, कितने नंबर आए ये भी बताएं, और वीडियो कैसा लगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986।
10 दिन के लिए आपके लिए स्पेशल 10,000 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। 100 क्वेश्चन डेली रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।